तो आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है आपको? ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि कैड कैम सी जैसे तीनों ही मतलब डोमेन इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन अभी जैसे कि जो कैड के सॉफ्टवेयर में जो हम 3D मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं वो कैम में नहीं कर सकते ना, इसीलिए कैड भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्या मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग के सॉफ्टवेयर जैसे कि जो भी ऑपरेशन है, मशीन ऑपरेशन वगैरह उसमें हम रन करते हैं, तो कैड सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, इसलिए तीन ही डोमेन मतलब इम्पोर्टेंट ही है। जो भी कैड कैम सी ही है, राइट। मतलब स्टूडेंट कौन सा रेफर करना चाहिए, या कैड में परफेक्ट होना चाहिए या कैम में या सी में, ऐसा कुछ? देखिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो तीनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डिजाइनिंग प्रोसेस एंड कैम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देन फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात होती है तब एनालिसिस ही सामने आता है। वो मैक्सिममली R&D में यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और हर एक स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि मुझे मैकेनिकल अगर मैंने चूज़ किया है तो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जाना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है उन्हें। ड्राफ्टिंग में एक्चुअली होता क्या है? ड्राफ्टिंग में हम अपना जो डिज़ाइन इंटेंट है, जो हमें बनाना है, पार्ट डिज़ाइन करना है, उसका हम ड्राइंग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें क्या बनाना है, किस डायमेंशनिंग से बनाना है, कैसे कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे यूज़ करने हैं, ये सब वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। और जो ड्राइंग हमें चाहिए, एक आगे के मॉडलिंग प्रोसेस के लिए जो हमें एक ड्रॉ चाहिए, ड्रॉ पार्ट चाहिए, वो हम वहाँ पे मैक्सिममली करते हैं एक लेआउट और शीट्स के फॉर्मेट में। आपके एक्सपीरियंस में जैसे कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या एक ही सॉफ्टवेयर में परफेक्ट होना चाहिए? स्टार्टिंग में तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर भी हमें एक कंपनी में जॉब मिला दे सकता है, पर अगर हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सीखें तो हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो क्राइटेरिया रहता है वो बढ़ जाएगा। अच्छा रहेगा कि हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सीखें, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर से तो हर एक काम नहीं बन सकता है। हर एक कंपनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती है। एक सॉफ्टवेयर सीखना तब तक के इम्पोर्टेंट है जब तक हम कॉलेज लाइफ में हो, या फिर थोड़ा कॉलेज लाइफ के थोड़ा सा बाहर इंटर्नशिप वगैरह, इतना तक ठीक है। पर जब हमें हाई लेवल जॉब प्रोफाइल चाहिए रहती है तब हमें थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि हर एक कंपनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं प्रेफर करती। वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद ABC ट्रेनिंग्स। माई सेल्फ पिंकी डगेकर। आज हमारे साथ रोहित सर है जो एक मैकेनिकल एक्सपर्ट है। हेलो सर। हेलो मैम। तो आज हम देखेंगे मैकेनिकल सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि मैकेनिकल सॉफ्टवेयर ज़्यादातर कौन सा यूज़ होता है या फ्यूचर में कौन सा यूज़ होने वाला है। yes. तो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि आपके एक्सपीरियंस में आपने मैकेनिकल इंजीनियर सॉफ्टवेयर्स की शुरुआत कहाँ से की थी? मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में जैसे कि हमारा जो ऑटोकैड एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि उसमें हम सिर्फ 2D ड्राइंग या ड्राफ्टिंग करते हैं। उसमें जैसे कि 2D ड्राइंग, जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सब्जेक्ट था, उसमें जैसे कि हम स्केल वगैरह से मतलब उसे ड्रॉ करते थे, वही हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बेसिक कमांड है, बेसिक इजी मतलब समझने वाले, जैसे पूरे जो कमांड है पूरी इजी है। उसके बाद आता है जैसे कि 3D मॉडलिंग में अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉलिड वर्क्स हुआ, क्रेओ, कटिया, NX, जी, ठीक है। और लास्ट में रहता मतलब 3 टाइप रहते हैं, जैसे कि कैड कैम सी। कैड के सॉफ्टवेयर जो है, कैड के सॉफ्टवेयर जैसे कि अभी मैंने बताया क्रेओ, कटिया, NX कैड, NX कैम। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग के सॉफ्टवेयर अलग है, NX कैम, मास्टर कैम, देन सी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। उसमें जैसे कि एनालिसिस के सॉफ्टवेयर आते हैं, एनसिस फ्लुएंट, एनसिस वर्कबेंच या हाइपरएमएस, ऐसे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि कैड कैम सी जैसे तीनों ही मतलब डोमेन इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन अभी जैसे कि कैड के सॉफ्टवेयर हुआ, तो कैड के सॉफ्टवेयर में जैसे कि जो कैड के सॉफ्टवेयर में जो हम 3D मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं वो कैम में नहीं कर सकते ना, इसीलिए कैड भी इम्पोर्टेंट है।
और उसके बाद क्या मैन्युफैक्चरिंग के सॉफ्टवेयर जैसे कि जो भी ऑपरेशन है, मशीन ऑपरेशन वगैरह, उसमें हम रन करते हैं, तो कैड सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते। इसलिए तीन ही डोमेन मतलब इम्पोर्टेंट ही है जी। तो CAE एक मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग कहते हैं, इसमें हमें कौन से सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़फुल है? एंसिस वर्कबेंच और एंसिस फ्लूएंट, ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे कि वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं जी। और आप जैसे बहुत से जो टीम्स रहती है, टीम्स में वर्क करते हैं लोग, तो टीम्स में बहुत से लोग ऐसा होता है कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करके वही डिज़ाइन करता है, कोई अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वही डिज़ाइन करता है, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं? अभी मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। अभी इंडस्ट्रीज़ में अगर देखा तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है मतलब उसी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है, इस पे डिपेंड होता है हमारे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का। जैसे कि अभी जो शीट मेटल है, अभी ऐसी इंडस्ट्रीज़ रहती है कि उसमें सिर्फ शीट मेटल का ही मैन्युफैक्चर होता है। ऐसे इंडस्ट्रीज में शीट मेटल, जैसे कि अगर सॉलिडवर्क्स देखा तो सॉलिडवर्क्स का जो इंटरफेस है तो यूज़र फ्रेंडली है, मतलब सभी कमांड वगैरह इजी वगैरह जी ऐसे। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट पर जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड रहता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें। जी। तो AI या जनरेटिव जो है या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसका हमारे जो बाकी के सॉफ्टवेयर है, कैड सॉफ्टवेयर्स है, उस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? अभी AI या जनरेटिव कैड सॉफ्टवेयर जो आया हुआ है, अभी उसमें मतलब AI जैसे कि हम जैसे भी कमांड देंगे वैसे ही जनरेट होकर मिल जाएगा हमें। जैसे कि हमें देखा जो भी डायमीटर की जो भी अगर बेयरिंग वगैरह हो, हमें AI मतलब उसमें टेक्स्ट में बताना पड़ता है कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो उसमें भी मतलब सभी बताना पड़ता है। अगर मेरा सजेशन है कि मैन्युअली जो भी सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादातर यूज़ होने वाला है, क्योंकि जो भी मैन्युअल में अगर चेंजेस करना हो तो डायरेक्टली हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट जनरेट हुआ AI में तो उसमें चेंजेस करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आती है, अरे ये कुछ तो गलत हुआ, लेकिन फिर से कमांड देनी पड़ती है, अरे AI को मतलब फिर से हम कमांड दे या फिर से उसका डायमीटर इतनी चाहिए, थिकनेस इतनी चाहिए, सभी उसमें मेंशन करना पड़ता। तो मैं रेफर करूँगा जो मैन्युअली सॉफ्टवेयर है। ओके, सो मैनुअल सॉफ्टवेयर्स में हम सब चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। और पर AI वगैरह में तो ऑटोमेशन ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमारा टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, ये तो नॉर्मल हो जाएगा फिर अपने लिए। टाइम तो बच जाएगा, लेकिन जैसे हमें चाहिए वैसे तुरंत अभी हमारे जो जैसे कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। वो तुरंत चेंज करने के लिए AI बहुत मतलब टाइम वगैरह भी ज़्यादातर लेता है। इसी वजह से मतलब बहुत टाइम ऐसा हमें लग रहा है कि हमें टाइम मतलब लेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टाइम लेस हो जी। तो ऐसे आप सॉफ्टवेयर जब यूज़ करते हैं, डिज़ाइन अगर बीच में रुक गई, यानी कुछ सॉफ्टवेयर लिमिटेशन की वजह से डिज़ाइन रुक गई, उस कंडीशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाँ, तो ऐसे अगर डायरेक्टली हमने सॉफ्टवेयर वगैरह क्लोज किया तो जो भी हमने मॉडल वगैरह निकाला था वो डायरेक्टली डिलीट हो जाता। ओके, तो इससे अच्छा है कि हम रुक ही जाए, जो भी प्रोसेस है वो पूरी होने के बाद ही अगली प्रोसेस करें ऐसा। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ रहती है डिज़ाइन के लिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं क्लाइंट और एक इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कैसे आप सजेस्ट करेंगे? अभी हर सॉफ्टवेयर के जो फॉर्मेट रहते हैं वो सभी फाइल फॉर्मेट और सभी अलग अलग रहते हैं। अभी जैसे कि सॉलिडवर्क्स के अलग फॉर्मेट है या क्रियो कटिया के अलग अलग फॉर्मेट है। अभी ऐसे दो फॉर्मेट जैसे कि स्टेप फाइल हुई या IGS फाइल हुई, ये ऐसे दो फॉर्मेट है कि ये सभी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं, राइट। अगर डायरेक्टली हम जैसे कि क्रियो का हमारा जो मॉडल है वो हमें NX CAD में ओपन करना है तो डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये क्रियो का जो फाइल फॉर्मेट है वो NX को सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए हमें वो एक्सपोर्ट करना पड़ता स्टेप या IGS फाइल में।
तो वहाँ कैसे चैलेंजेस आते हैं, मतलब जब क्लाइंट को वो फाइल मिलती है वापस इंडस्ट्री से, तो वहाँ कुछ डिज़ाइन में चेंजेस होते हैं? नहीं, चेंजेस वगैरह नहीं, लेकिन हमें जैसे कि अगर उसी सॉफ्टवेयर में हमने डिज़ाइन किया तो उसकी एक हिस्ट्री जनरेट होती है, जैसे कि जो भी हम फीचर अप्लाई करते, राइट, अगर चेंजेस भी करना हो तो डायरेक्टली हम चेंजेस कर सकते। इसीलिए मतलब डायरेक्टली हम स्टेप फाइल्स में कन्वर्ट किया तो सभी हिस्ट्री वगैरह जैसे कि जो भी फीचर वगैरह अप्लाई किए वो भी वो डायरेक्टली आ जाते ऐसे। जब हम सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सॉफ्टवेयर जब चूज़ करते हैं तो उन्हें सीखने के लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर कौन सा इजी रहेगा? मैंने पहले ही बताया कि जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है हमारा वो बेसिक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कॉलेज में भी सिखाते हैं ऐसे, जैसे कि ऑटोकैड। हाँ, अगर ऑटोकैड के बाद अगर उससे 3D में जाना हो, अगर 3D मॉडलिंग में, तो सॉलिडवर्क्स इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है तो तुरंत सीख जाते। अगर ऐसे ही सॉलिडवर्क्स हुआ, कटिया हुआ, क्रेव हुआ, अगर सॉलिडवर्क्स अगर 3D मॉडलिंग में अगर फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर है बेसिक सॉफ्टवेयर, मतलब जो जल्दी सीख सकते, ऐसा सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर है। तो मैं स्टूडेंट को ये रेफर करूँगा कि सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर अगर सीख लिया तो अगले जो कमांड वगैरह वो सभी मतलब मालूम हो जाएंगे। इसी वजह से अगले जो भी सॉफ्टवेयर के ऐसे मतलब सभी सॉफ्टवेयर में एक ही मतलब कमांड जो है उसके फीचर्स एक ही रहते हैं, लेकिन अलग अलग नाम रहता है या उसकी अप्लाई करने की प्रोसेस अलग अलग रहती है। जिसके सभी सॉफ्टवेयर में डोमेन दिए हुए हैं, जैसे कि 2D स्केच, 3D मॉडलिंग, शीट मेटल, सरफेसिंग, ड्राफ्टिंग, असेंबली, ऐसे कैड के सभी सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। लेकिन जैसे कि हर सॉफ्टवेयर में जैसे कि सॉलिडवर्क्स हुआ तो सॉलिडवर्क्स टूल डिज़ाइन वगैरह टूल डिज़ाइन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ऐसे अगर सरफेसिंग हुआ तो NXCAM या कटिया, ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग डोमेन के लिए है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जब आपने कहा कि फीचर्स तो सेम रहते हैं पर नाम अलग अलग रहते हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, कन्फ्यूजन तो हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि कौन सा। अगर स्टूडेंट को ये पता है कि अरे कटिया में भी सरफेसिंग हो रही है, NX में भी हो रही है, देन सॉलिडवर्क्स में भी हो रही है, लेकिन वो जो इंडस्ट्रीज परचेस से कटिया ही क्यों करती है, राइट, ये स्टूडेंट को नहीं पता होता। अरे ये स्टूडेंट यही चलकर अरे तीनों में भी होती है तो तीनों में से कौन सा भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता। अगर कटिया में जैसे कि हाई लेवल की सरफेसिंग करनी हो तो कटिया ज़्यादातर यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, और ज़्यादातर बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ही वो यूज़ होता है, जैसे कि टाटा मोटर्स, एयरबस वगैरह। और FEA मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एनालिसिस जो भी प्रोडक्ट वगैरह रहता है, अभी समझो जो भी हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, जैसे कि कार हो समझो या बाइक वगैरह, तो डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि उसके लिए अगर हमने एनालिसिस का सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जैसे कि उसमें पूरा एनालिसिस किया जाता कि जैसे कि एक जो भी प्रोडक्ट है तो कितना लोड वगैरह कैरी कर सकता है, या हमारी कार की चेसिस पकड़ो, ओके, उसमें जैसे कि कितना लोड वो कैरी कर सकता है, उसका मटेरियल वगैरह कौन सा सिलेक्ट करना है, वो तो हम सॉफ्टवेयर में ही सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वो जैसे कि हमारी जो कार रहती है वो कार कितने स्पीड के बाद अगर एक जो भी आगे जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट वगैरह उससे टकराई तो कितने डैमेज हो सकती है, या किस प्रकार से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू पहले ही पता होता है। तो FEA में बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड यूज़ किया जाता है, जो बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। तो वो वर्क जब हम सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं FEA करना, तो वो इजी जा सकता है क्या? हाँ, अगर जैसे कि पहले CAD/CAM सॉफ्टवेयर तो सीख लेना चाहिए, बाद में एनालिसिस के सॉफ्टवेयर के मतलब सॉफ्टवेयर बाद में भी सीख सकते। तो मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा है, अभी सॉफ्टवेयर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो स्टूडेंट्स ने सॉफ्टवेयर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? स्टूडेंट या इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर अलग हैं
राइट राइट। और स्टूडेंट्स के भी अलग रहते हैं, तो अकॉर्डिंग्स टू इंडस्ट्री उन्हें इंडस्ट्री के साथ ही चलना चाहिए या खुद के सॉफ्टवेयर जो उन्हें आते हैं वो यूज़ करने चाहिए। नहीं, ऐसे इंडस्ट्रीज पर डिपेंड रहता है, जैसे कि हर इंडस्ट्रीज अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करती है या यूज़ करती है। ऐसा नहीं का मतलब ऑटोकैड या सॉलिडवर्क्स के जो स्टूडेंट सीखते हैं यही सॉफ्टवेयर तो इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। लेकिन अब ये स्टूडेंट तुम्हारा कहना हुआ कि स्टूडेंट कौन सा सॉफ्टवेयर परचेज क्या करना चाहिए, तो जैसे कि स्टूडेंट का जो बेसिक सॉफ्टवेयर पहले भी बताया, जैसे कि ऑटोकैड बेसिक सॉफ्टवेयर है, तो अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर स्टूडेंट को आते हैं तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिसके ज़्यादा सॉफ्टवेयर आते हैं उसे ही मतलब वो सिलेक्ट करते हैं कि इससे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर आते हैं या इससे ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे तो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट जो रहती है, इंडस्ट्री का एक उनके डिज़ाइन प्रोसेस से या फिर उन्हें क्या प्रोडक्ट बनाना है उस पर डिपेंड करता है उनका सॉफ्टवेयर। Right. बिल्कुल। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही करते हैं, है ना। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपल एक एग्जांपल लेके कि जैसे एरोस्पेस कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें, एरोस्पेस कंपनी जो रहती है वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं दो तीन। हाँ, जैसे कि इंडस्ट्रीज में जैसे कि एरोस्पेस जो हुआ तो कटिया को ज़्यादा रेफर करते हैं, कटिया और एनएक्स कैड, राइट, क्योंकि उसमें सरफेसिंग वगैरह ज़्यादा तो रहती है, इसीलिए एरोस्पेस कटिया को रेफर करते हैं। जैसे कि अगर टूल डिज़ाइन वगैरह हुआ तो सॉलिडवर्क्स या क्रियो। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आया तो मैन्युफैक्चरिंग में एनएक्स कैम, देन मास्टर कैम, ऐसे। बिल्कुल ठीक है, आज इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करता, क्योंकि हाँ मेरा पहला ये सवाल है आपका कि जो भी कैड कैम सीई है, राइट, तो जो आपको मतलब स्टूडेंट कौन सा रेफर करना चाहिए, या कैड में परफेक्ट होना चाहिए या कैम में या सीई में, ऐसा कुछ? देखिए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो तीनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैड is most important for designing process and CAM is most important for manufacturing process and then फिर जो इंजीनियरिंग की बात होती है, मतलब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग की बात होती है, तब एनालिसिस ही सामने आता है। वो मैक्सिममली R&D में यूज़ होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और हर एक स्टूडेंट का ड्रीम रहता है कि मुझे मैकेनिकल अगर मैंने चूज़ किया है तो मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जाना बहुत इम्पोर्टेंट लगता है उन्हें। तो तीनों इम्पोर्टेंट है, पर एक एक करके अगर हम वो सीखने का कोशिश करें तो सारे हो जाएंगे। ऐसा कोई एक नहीं बता सकते कि हाँ ये एक कर लो और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ये तीनों इस पर डिपेंड है। हर एक प्रोडक्ट में डिज़ाइनिंग हमें लगती ही है, वो कंप्यूटर एडेड होंगी तो फिर तो टाइम सेविंग सब कुछ इजीली हो जाएगा। उसके बाद डिज़ाइनिंग के बाद हमारी लाइफ साइकिल ही प्रोडक्ट की ऐसे रहते हैं। डिज़ाइनिंग, आफ्टर डिज़ाइनिंग हमें मैन्युफैक्चरिंग करना इम्पॉर्टेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग का भी कंप्यूटर एडेड रहा हमें तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी बहुत इम्पोर्टेंस देती है जब हमें कैम के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। कैड वैसे डिज़ाइनिंग जो इंडस्ट्रीज जैसे वो कैड के सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है स्टूडेंट्स को। और CAE जो पार्ट है, मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो पार्ट है, वो ज़्यादातर R&D सेक्टर में होता है। तो तीनों इम्पॉर्टेंट है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें जॉब का ज़्यादा प्रेफरेंस चाहिए तो वो तीनों भी कर लो, बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत ही हमें अच्छा रहेगा। इसलिए हमें तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों भी करना चाहिए। मतलब तीनों फील्ड में सभी सॉफ्टवेयर आना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर तो हमें आना ही चाहिए तीनों फील्ड के। अच्छा मतलब कैड का भी एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए, या मैन्युफैक्चरिंग का भी और CAE का भी जी। ओके। उसके बाद हम जैसे कि स्टूडेंट जो रहते हैं, स्टूडेंट को ज़्यादातर पता नहीं रहता कि एक्चुअली क्या में क्या है या CAE में क्या है,
राइट, या मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? जी, तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद और ज़्यादा कुछ बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट को? मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं बता सकती हूँ। सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा बताना चाहती हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे NX CAM करके सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें टूल मूवमेंट पूरा समझ जाता है। मटेरियल कैसे रिमूव हो रहा है, जहाँ पे मिलिंग प्रोसेस रहती है मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रहते हैं, मशीनिंग प्रोसेस रहती है, मिलिंग प्रोसेस रहती है, ग्राइंडिंग प्रोसेस वगैरह से बहुत से प्रोसेसेस है। वो सारे प्रोसेसेस को हम मैन्युअली करके देखना तो हर किसी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और हर स्टूडेंट ये सब सीख नहीं सकता है डायरेक्टली, वो कॉलेज से इतना सब कुछ नहीं सीख के आता है। तो उनको सभी जो प्रोसेसेस है वो सिर्फ थेरोटिकली पता रहती है, प्रैक्टिकली उन्हें इतना नहीं पता रहता है। जस्ट टर्निंग और मिलिंग ये सारी बातें उन्हें पता रहती है। पर जब हम सॉफ्टवेयर्स पे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तब हमें वहाँ पे पूरे जो प्रोसेसेस रहती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो कंप्लीट ऑटोमेटेड वे में हमें मिल जाती है। उसमें टूल मूवमेंट दिखता है, टूल कहाँ से कहाँ जा रहा है, अपना मैकेनिकल पार्ट जो है वो कैसे बन रहा है, वो पूरी चीज़ें हमें हमारे आँखों से दिख सकती है। ओके, मतलब तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी मशीन होगी, जी बिल्कुल, जो हमें रन कैसे होगी एक्चुअली में, वो सॉफ्टवेयर ही हमें पहले ही दिखाई देता है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर में। हाँ, तो स्टूडेंट्स को और क्लियरिटी आ जाती है कि हमारा कंपोनेंट कैसे बनने वाला है, वो कंपोनेंट बनने के बाद कैसे दिखने वाला है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर की एक मतलब अच्छी बात है, गुडनेस है, और बहुत इफ़ेक्टफुल रहता है ये स्टूडेंट के लिए, और ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इफ़ेक्टफुल रहता है। कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है, क्योंकि ये पहले ही पता चल जाता है। तो उसका इंटीग्रेशन अगर ANSYS वगैरह के साथ हो गया, तो हमें उनका सिमुलेशन एनालिसिस वगैरह करने के बाद हमें ये भी पता चलता है कि उसमें कोई फ्लॉज आ रहे हैं क्या। अगर फ्लॉज आ रहे होंगे तो तभी हम उसका डिज़ाइन इंटेंट चेंज कर सकते हैं, कुछ उसमें चेंजेस लाके फिर से हम उसको देख सकते हैं कि ये कैसे बनने जा रहा है। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव पार्ट है हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज़ जो सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, जैसे कि जो भी सॉफ्टवेयर है, तो उसका मतलब परचेस कैसे करते हैं? जैसे कि उसके कॉस्ट देखकर या उसका लाइसेंस वगैरह कैसे परचेस करते हैं? हर सॉफ्टवेयर के लाइसेंसिंग कॉस्ट अलग अलग हैं। जो सॉफ्टवेयर बहुत प्रिसीजन वाले हैं उनके हाई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हाई कॉस्ट लाइसेंसिंग होता है। जो मिड लेवल है उसका मिड लेवल कॉस्ट रहता है। तो कैसा है, अगर हम एयरबस इंडस्ट्री देखें, मर्सिडीज़ जैसे कार इंडस्ट्री है, और ऑडी वगैरह, ये ड्रीम है सबका कि यहाँ पे काम किया जाए या फिर उनके जो प्रोडक्ट्स है वो लिया जाए। ये सबके ड्रीम्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका इतना प्रिसीजन रहता है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रिसीजन के लिए जो कॉस्ट हम उनको ये करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो वहाँ पे देखते नहीं है कि हमें सिर्फ इतना लिमिटेड ही कॉस्ट हमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जहाँ उनको प्रिसीजन मिल रहा है, जो उनकी खासियत है प्रिसीजन की, वो वहाँ पे जहाँ मिल रहा है वो उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए वो हाई कॉस्ट लाइसेंसिंग वाले जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे क्रियो, कटिया, NX जैसे, सीमेंस NX जैसे सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब वो हमेशा ही वही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें स्मॉल कंपोनेंट्स से लेके लार्ज असेंबली और सरफेस फिनिशिंग, ये जो है ये कटिया का एक प्लस पॉइंट बोला जाता है। A+ ग्रेड मिला है कटिया को सरफेस फिनिशिंग के लिए। तो वहाँ पे उन्हें तो जब कार वो डिज़ाइन करते हैं, एरोस्पेस वाले जो होते हैं वो एरोप्लेन डिज़ाइन करते हैं, उनको वहाँ पे बहुत प्रिसीजन चाहिए, सरफेसिंग भी बहुत क्लियर चाहिए। थोड़ा भी अगर गलत हो जाए तो लोगों के सेफ्टी पर आता है, तो वहाँ वो कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए वो ये सॉफ्टवेयर जो हाई कॉस्ट लाइसेंसिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं वो यही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रिसीजन भी चाहिए,
उनका सरफेस फिनिश भी अच्छा चाहिए और हाई असेंबली रहते हैं उनके पास, क्योंकि असेंबलीज हमारे गियर बॉक्स ही हम देखते हैं, गियर बॉक्स में कितना ज़्यादा असेंबली रहता है। सिंपल कैम एंड फॉलोवर तो नहीं रहता है ना, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स मिला के एक असेंबली बन के आता है। तो वो असेंबली एक सिंपल से सॉलिड वर्क्स में नहीं हो सकता। सॉलिड वर्क्स है लो, मतलब लो भी नहीं, मिड लेवल कॉम्प्लेक्सिटी कंपोनेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पर जो क्रियो कटिया वगैरह है उनका कॉस्ट बिल्कुल हाई है, पर परफॉर्मेंस उनका उतना ही हाई है, इसलिए वो कंपनीज तो वही प्रेफर करती है। अगर स्टार्टअप्स कंपनी की बात करी जाए तो उनका जो प्रोडक्ट रहता है वो मिड लेवल कॉम्प्लेक्सिटी का रहता है। तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रिसीजन के ऊपर, मतलब ज़्यादा और लाइसेंसिंग कॉस्ट के ऊपर नहीं ध्यान देते, वो थोड़ा कम में ही अच्छा करने के लिए चाहते हैं। कम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ग्रोथ, ये उनकी मोटो ही रहता है। तो वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सॉलिड वर्क्स यूज़ करते हैं और फ्यूजन 360 ऐसे सॉफ्टवेयर्स वो यूज़ करते हैं, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे कम रहे, उनका कॉस्टिंग भी कम जाए, उनका टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम रहे और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो, इसलिए। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि हर मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग फील्ड के लिए रहता है। जैसे कि असेंबली मतलब जो भी पार्ट है, जैसे कि अभी बताया तुमने कि ज़्यादातर कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि मल्टीपल ज़्यादा कंपोनेंट रहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा जैसे कि एनएक्स और कटिया रेफर करते हैं। ओके, ये सॉलिड वर्क्स में नहीं हो सकता? सॉलिड वर्क्स में भी होता है, पर वो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा अगर हो असेंबली की तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। वो ज़्यादा बियरिंग नहीं कर सकता उस बात को, उस असेंबली को ज़्यादा बियरिंग नहीं कर सकता, वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा या फिर थोड़ा इंटरप्ट हो जाएगा, डिज़ाइनिंग वहाँ पे ख़त्म कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा, और वो एक ड्रॉबैक बन जाता है कंपनीज़ के लिए कि अगर टाइम उनका वहाँ पे कट जाता है ना, अगर वो स्टॉप हो जाए जगह पे उनका डिज़ाइन, तो आगे की प्रोसेस उनकी नहीं होगी ना। इसलिए वहाँ पे उनका मतलब सॉलिड वर्क से मतलब जो छोटी असेंबली है छोटी असेंबली वो यूज़ होता है। और अगर बड़ी असेंबली हुआ जैसे कि गियर बॉक्स, तो उसके लिए इंजन वगैरह, उसके लिए कटिया और एनएक्स यूज़ होता है। ओके। असेंबली सरफेसिंग शीट मेटल हम ऑटोकैड में कर सकते हैं? असेंबली हम ऑटोकैड में कर सकते हैं, पर उसमें एक स्पेसिफिक क्या मिलता है, टैब नहीं है असेंबली करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एक फीचर नहीं है असेंबली करने के लिए। हम सिंपल जैसे ड्राइंग वगैरह करते हैं वहाँ पे एक असेंबली ड्राइंग टाइप कर सकते हैं, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते असेंबली। और ऑटोकैड सॉफ्टवेयर मतलब हर इंडस्ट्रीज यूज़ करती है, या और बेसिक सिर्फ 2D के लिए या ड्राफ्टिंग के लिए? मैक्सिममली तो अभी तक तो 2D ड्राफ्टिंग के लिए ही यूज़ होता है ऑटोकैड, पर थोड़ा सिंपल 3D मॉडलिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, मतलब 3D मॉडलिंग का भी डोमेन दिया हुआ है ऑटोकैड में। ओके। ड्राफ्टिंग में एक्चुअली होता क्या है? ड्राफ्टिंग मतलब क्या? ड्राफ्टिंग में हम अपना जो डिज़ाइन इंटेंट है, जो हमें बनाना है, पार्ट डिज़ाइन करना है, उसका हम ड्राइंग रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें क्या बनाना है, किस डायमेंशनिंग से बनाना है, कैसे कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे यूज़ करने हैं, ये सब वहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं। और जो ड्राइंग हमें चाहिए एक आगे के मॉडलिंग प्रोसेस के लिए, जो हमें एक ड्रॉ चाहिए, ड्रॉ पार्ट चाहिए, वो हम वहाँ पे मैक्सिममली करते हैं एक लेआउट और शीट्स के फॉर्मेट में। ठीक। और शीट मेटल के बारे में कुछ? शीट मेटल हम एक 0 थिकनेस शीट जो रहते हैं मेटल्स के, उसके उसका यूज़ करके हम एक पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे हमारा कार का बॉडी जो रहता है, कार की बॉडी जो रहती है एक मेटल से बनती है, शीट मेटल से, जो अपर पार्ट रहता है उसका, वो एक शीट मेटल से बनता है। तो उसका सरफेसिंग वगैरह करना शीट मेटल से हो सकता है। ठीक है। एंसिस फ्लूइड और एंसिस वर्कबेंच के बारे में कुछ?
एनालिसिस के बारे में मुझे सिर्फ पता है कि हम वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, FEA कर सकते हैं, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे हमें स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, जहाँ पे हमें कौन से पार्ट पे फेल्योर हो सकता है, कहाँ फेल्योर हो सकता है वो पता चलता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता चलती है। तो ये मुझे पता है। तो अभी आपके एक्सपीरियंस में जैसे कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या एक ही सॉफ्टवेयर में परफेक्ट होना चाहिए? स्टार्टिंग में तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर भी हमें एक कंपनी में जॉब मिला दे सकता है, पर अगर हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सीखें तो हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस में जो क्राइटेरिया रहता है वो बढ़ जाएगा। अच्छा रहेगा कि हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सीखें, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर से तो हर एक काम नहीं बन सकता है। हर एक कंपनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती है। एक सॉफ्टवेयर सीखना तब तक के इम्पोर्टेंट है जब तक हम कॉलेज लाइफ में हो, या फिर थोड़ा कॉलेज लाइफ के थोड़ा सा बाहर इंटर्नशिप वगैरह इतना तक ठीक है, पर जब हमें हाई लेवल जॉब प्रोफाइल चाहिए रहती है तब हमें थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टवेयर, मल्टीपल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि हर एक कंपनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं प्रेफर करती। बहुत से सॉफ्टवेयर के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, जैसे CAD CAM और CAE, ये तीन जो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं हैं पर दिखते हैं हमें, तो उन तीनों के लिए एक सॉफ्टवेयर ही नहीं है, अलग अलग है। डिज़ाइनिंग के लिए भी अलग है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी अलग है और CAE के लिए भी अलग है, और उन सबको कंबाइन एक कंपनी तो पूरा तीन ही कंबाइन लेती है ना। तो कभी वो हमें इस डिज़ाइनिंग में भी देख सकती है, कभी हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी देख सकती है, कभी हमें इंजीनियरिंग सेक्टर में भी देख सकती है कंप्लीट। तो हमें तीनों को साथ मिलाकर चलना है तो हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर से मतलब काम नहीं चलेगा? काम मतलब सिर्फ अपना कॉलेज लाइफ तक, इंटर्नशिप तक ओके है, पर आगे अगर बढ़ना है, करियर ग्रोथ करनी है, तो हमें ग्रोथिंग के लिए तो मैक्सिमम जितना सॉफ्टवेयर में हमसे हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। एक सॉफ्टवेयर के लिए हम 1 साल भी दे दें, प्रैक्टिस करना, सीखना, प्रैक्टिस करना, या फिर प्रैक्टिकली हम वहाँ पे वर्क करना, ऐसा भी करके एक एक सॉफ्टवेयर थोड़ा हल्के हल्के में भी क्यों ना हो पर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर उसी काम में ग्रोथ करना है तो सीख लीजिए। अच्छा, बेटर रहेगा। मतलब डिज़ाइन फील्ड में ही जाना है तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है। हाँ, सीख लीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई सिर्फ डिज़ाइन वर्क में ही आपको देगा। हमें जाना तो होता है, हम करते हैं कि हाँ ओके मुझे सिर्फ डिज़ाइनिंग में ही जाना है, करते हैं, पर अभी वैसे भी मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है, तो हमें रेडी रहना चाहिए। हर एक चैलेंजेस के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। इसलिए मैं तो प्रिफर करूँगी सबको कि सारे सॉफ्टवेयर मैक्सिमम जितने हो सके उतने सीख लीजिए। ओके। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए, कि मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांच हम जब कहते हैं एडमिशन के टाइम, तब वो ना के ही बराबर कहते हैं कि नहीं कुछ भी दे दो, मैकेनिकल मत दो, ऐसे कहते हैं लोग, स्टूडेंट्स लोग। और पेरेंट्स भी वही डोमेन पे चलते हैं कि हाँ बच्चा कह रहा है नहीं, तो उनको पता है कि नहीं जाना है हमें मैकेनिकल। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे मैकेनिकल के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल में कुछ ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, जैसे कि डिज़ाइन सेक्टर हुआ या अलग अलग, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे पास अभी जो माइक वगैरह ये भी तो मैकेनिकल का ही एक फीचर है, राइट? जो भी जैसे कि फैन वगैरह हुआ, मतलब जहाँ नहीं वहाँ मैकेनिकल है। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल खत्म हुआ, इसके आगे कुछ भी नहीं, एंड ही नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो इसका एंड नहीं है। क्योंकि अभी ठीक है कुछ साल जा सकते हैं कि मैकेनिकल में ज़्यादातर जॉब नहीं है, अभी तो AI वगैरह आ रहा है, मतलब ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर AI भी तो किसी की जॉब नहीं ले सकती ना। अगर हमें ये सॉफ्टवेयर आ सकते हैं तो AI ये हमारी जॉब नहीं ले सकती, बिल्कुल ना। हाँ, राइट। क्योंकि हमें अगर सॉफ्टवेयर्स आते हैं
तो एआई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना हमारे इस करियर ग्रोथ में। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एआई आ गया, अभी मैकेनिकल में भी कुछ नहीं है, आईटी में भी कुछ नहीं है, कहीं में भी कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ एआई ले जाएगा। सभी लोग बस एआई के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई ये सिर्फ एक अलग सा डोमेन हमारे सामने आया है जो सब कुछ ऑटोमेट कर दे रहा है, पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए कि बेसिक से ही चालू हुआ सब कुछ। बेसिक तो वो नहीं बताएगा ना एआई, हमें बेसिक बताना पड़ेगा उसको कि हमें ये करना है, तभी वो आगे की बात कर सकता है। राइट। इसी वजह से अब स्टूडेंट को ऐसे क्या बताना चाहोगी कि नहीं मैकेनिकल बहुत अच्छा है, सिर्फ इसको ये नहीं करना है, हमें बैकआउट नहीं करना है। हाँ, ऐसे कुछ स्टूडेंट रहते कि जैसे कि अभी मैकेनिकल तो लिया, लेकिन जैसे कि डिप्लोमा मैकेनिकल से करते बाद में स्विच करते, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 3 साल तो तुमने मैकेनिकल जो भी सीखा है, अब पहले ही तय करो कि 10th होने के बाद हमें मैकेनिकल में जाना है, कंप्यूटर में जाना है या सिविल में जाना है, राइट। ऐसा नहीं कि 3 ईयर होने के बाद, मतलब डिप्लोमा होने के बाद तुम स्विच कर रहे हो, क्योंकि पहले ही हम उसका नॉलेज ले चुके होते हैं। राइट, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज भी आ जाता है 3 सालों में। तो बाद में ऐसा होता है कि हम स्विच भी करें तो आधा मतलब डिप्लोमा हमारे मैकेनिकल से हो जाता है, बाद में डिग्री के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर फर्स्ट ही तुम डिसाइड करो मैकेनिकल करना है या सिविल करना है, तो एक फिक्स कर लो हमारा जो भी फील्ड है, तो उसमें ही आगे जाओ, क्योंकि उसमें ही ग्रोथ होगी। ऐसा यानी कि उसमें ही सॉफ्टवेयर सीखो, बहुत सा नॉलेज लो और उसी में ही ग्रोथ करो। जी बिल्कुल। तो आगे का क्वेश्चन मेरा ऐसा रहेगा कि अगर एक इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर इम्पोर्टेंट है, वैसे थ्योरी पार्ट उनको इम्पोर्टेंट है उसका मैकेनिकल का? थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर आता है इसलिए सभी आता है उसमें, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखना अलग है और इंडस्ट्रीज में यूज अलग तरीके से होता है। ऐसे अगर सॉफ्टवेयर आते हैं इसे, जैसे कि हमें सॉफ्टवेयर कैसे सीखते हैं हम, जैसे कि सिर्फ ऑटोकैड की या सॉलिडवर्क्स से सिर्फ कमांड, ठीक है ये कमांड इसके लिए या ये फीचर इसके लिए है, तो फीचर वगैरह उसकी प्रोसेस वगैरह सभी मालूम होती है। लेकिन एक्चुअली जो इंडस्ट्रीज के मॉडल वगैरह रहते हैं वो अलग रहते हैं, इसीलिए सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना ही जरूरी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे तो इंटर्नशिप जो रहती है उसमें स्टूडेंट बहुत कुछ सीखना चाहता है प्रैक्टिकली, पर वहाँ पे इंटर्नशिप करते वक्त वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं देते। तब स्टूडेंट को ऐसा ड्रॉबैक आ जाता है कि नहीं मुझे तो फिर सॉफ्टवेयर आते नहीं, अभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें इंटर्नशिप में ही पता चल गया कि हमें सिर्फ थ्योरी नॉलेज है, आगे का नॉलेज नहीं है। तो फिर इंटर्नशिप के पहले तुम सॉफ्टवेयर सीख कर इंटर्नशिप कर लो, ऐसे जैसे कि पहले सॉफ्टवेयर सीख लो, उसके बाद जो भी या जॉब वगैरह करनी हो जो भी कर सकते हो। मतलब कॉलेज लाइफ में ही हमें इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर सीख लेनी चाहिए। हाँ राइट, जब भी हमारा कॉलेज चल रहा है उसी वक्त हम अगर सॉफ्टवेयर सीख ले तो बाद में टाइम वेस्ट नहीं होता, डायरेक्टली हम जॉब वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कॉलेज में ऐसा नहीं कि बहुत सारा मतलब बिजी रहते, थोड़ा फार टाइम तो रहता ही है। सिर्फ एग्जाम के वक्त थोड़ा सा सबमिशन वगैरह इसी वजह से ज़्यादातर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी छुट्टियाँ रहती या इस वक्त में मतलब सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, उस वक्त सीख सकते हैं हम। सॉफ्टवेयर्स में फॉर्मेट रहते हैं इंपोर्ट यानी एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो फैक्टर्स रहते हैं उनका क्या रोल रहता है, वो कैसे वर्क करता है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं हमें? हाँ, अभी जो भी हमारा मॉडल है राइट, जो भी हमारा 3D मॉडल रहेगा या जो भी फीचर है, तो डायरेक्टली हम अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर इंपोर्ट करना हो तो जो भी सॉफ्टवेयर से हम जैसे कि सॉलिडवर्क्स में हमने जो भी मॉडल क्रिएट किया उसे हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है।
जैसे कि पहले मैंने बताया स्टिफ फाइल और आईजीएस फाइल, ऐसे दो फॉर्मेट ऐसे कि सभी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं इस टाइम। जैसे कि एक्सपोर्ट करोगे तो मतलब जैसे कि डायरेक्टली हम कैड की जो भी सॉलिडवर्क्स की फाइल है वो डायरेक्टली दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता, नहीं, इसीलिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो हम जैसे एक फ़ोटो फाइल रहता है या फिर पिक्चर फाइल या फिर एक्सेल फाइल रहता है, पीडीएफ फाइल रहता है, क्या हम वो इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी हम यही फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली जैसे कि ऑटोकैड में भी अगर इमेज वगैरह इंपोर्ट करना हो तो एक्सटर्नल रेफरेंस बोल कर डायरेक्टली वो कमांड से हम इमेज या पीडीएफ वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं जी, क्योंकि रेफरेंस के लिए। और मैंने बहुत सी बार देखा है जब सॉफ्टवेयर सीखते हैं स्टूडेंट, तो उनका रहता है इस सॉफ्टवेयर से उस सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन करके सीखते हैं। तो ये बराबर है, ऐसे कंपेयर करके सीखना चाहिए? नहीं, कंपेयर करना मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग डोमेन है ना, जैसे कंपेयर करना ऐसा कुछ नहीं कि अगर जो भी स्टूडेंट है अभी समझो सॉलिडवर्क्स सीखा तो अगला उसे मतलब खुद को पता होना चाहिए कि अगर इससे अच्छा कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जैसे कि सॉलिडवर्क्स में जैसे कि 2D ड्राइंग या 3D मॉडलिंग हम करते हैं या उसे थोड़े जो भी हमारे कंपोनेंट रहते हैं वो डायरेक्टली जैसे कि टूल डिज़ाइन वगैरह हम फीचर बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि कटिया हुआ या एनएक्स हुआ, ये भी तो टूल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, राइट? लेकिन उसमें सर्फेसिंग के एडवांस फीचर दिया हुआ है जो सॉलिडवर्क्स में नहीं है। ये कंपेयर करो तुम, ऐसे कंपेयर करके तुम अगला सॉफ्टवेयर सीखो कि ऐसा नहीं कि अरे इसमें भी है तो इसमें भी है, एक ही सीखा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। तो कुछ सॉफ्टवेयर का मतलब हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग स्ट्रेंथ है, कुछ प्रो कॉन्स है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो ज़्यादा सॉफ्टवेयर में प्रो कॉन्स का डिफरेंस रहता है उसको देख के सॉफ्टवेयर चूज़ करने का डिसीजन लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि ऐसे मतलब डायरेक्टली अगर डिज़ाइन फील्ड में गए तुम तो तुरंत मतलब पता चलता है अरे इस सॉफ्टवेयर में ऐसे ऐसे डोमेन या ये सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज़ होता है ऐसे, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर सीखे तुम वेस्ट तो नहीं जाने वाला हो। नहीं बिल्कुल, क्योंकि सभी जैसे कि इंडस्ट्रीज भी एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करती, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करती। ऐसा नहीं कि सभी भी सॉफ्टवेयर करती, नहीं ऐसा राइट। लेकिन इसीलिए अगर हमारे पास ज़्यादातर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो हम सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं इसीलिए। क्योंकि अगर सिर्फ हमें जैसे कि ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स ही आता और हम बोले कि अरे 2 सॉफ्टवेयर आते हैं चलो अभी जॉब करने निकलते हैं, लेकिन वो जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज होगी वो सॉलिडवर्क्स और कटिया यूज़ करती, इसलिए वो बोलती कि अरे तुम्हारे पास तो कटिया का नॉलेज नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाता है। अगर तुम्हारे पास जैसे कि अभी समझो तुमने सीखा है सिर्फ कैड का सॉफ्टवेयर, राइट? कैड के जैसे कि क्रियो, कटिया, एनएक्स कैड, ऑटोकैड। अभी इंडस्ट्रीज में जैसे कि कैड के भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में ना, अगर इंडस्ट्रीज में ऐसा भी रहता है उससे मैन्युफैक्चरिंग वाला भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, राइट। वो 2 लोग तो नहीं रख सकते, नहीं ऐसे, क्योंकि अगर एक ही पर्सन मल्टीटास्किंग चाहिए। हाँ राइट। तो एक ही पर्सन को अगर दोनों सॉफ्टवेयर आते, मैन्युफैक्चरिंग के भी आते और कैड के भी आते, तो रेफर करेंगे दो मल्टीपल सॉफ्टवेयर उससे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो कुछ शॉर्टकट कीज रहती है, कोई मैक्रोस रहता है, तो सॉफ्टवेयर्स में तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है ऑटोमेशन पे? जैसे कि ऑटोमोबाइल में जैसे कि यूज़ होने वाला जैसे कि सॉलिडवर्क्स हुआ, ऑटोकैड हुआ, ये ऑटोमोबाइल में यूज़ होने वाले जैसे कि छोटे छोटे पार्ट जो भी रहते हैं, जो भी राइट, या छोटी सी असेंबली रहेगी, मतलब कम पार्ट वाली असेंबली, ये तो सॉलिडवर्क्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रीज में गए, जैसे कि इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, या प्रोडक्ट पर डिपेंड है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, क्योंकि हर प्रोडक्ट पर जैसे कि शीट मेटल सरफेसिंग, ड्राफ्टिंग या अपना 3D मॉडलिंग हुआ, राइट। जैसे कि जो भी सॉफ्टवेयर है
किसके अंदर ज़्यादातर टाइम लेस होना चाहिए ना, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर फास्ट होगा उसी वही सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री यूज़ करती है। डिज़ाइन इंटेंट एक पार्ट है पूरा डिज़ाइनिंग में, तो डिज़ाइन इंटेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, आप स्टूडेंट को बताइए थोड़ा। हाँ, क्योंकि हर जो भी मैन्युफैक्चर होने वाला है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं होता, क्योंकि जो भी हम डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते और जो भी कस्टमर वगैरह रहता उसे भी पता चलता कि अरे हमारा मॉडल कैसा बनने वाला है, राइट, या कैसा होने वाला है। क्योंकि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से पहले तो हम हैंड से निकाल लेते थे कि जो भी जैसे कि फ्रंट व्यू, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम यूज करते थे, जैसे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ऐसे, या प्रोजेक्शन व्यू वगैरह। तो जैसे कि अभी ये तो एडवांस हुआ है कि हम 3D मॉडल भी क्रिएट कर देख सकते हैं कि 3D मॉडल एक्चुअली कैसा, हम मतलब 2D तो हुआ कि उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ये तो हुआ, लेकिन 3D मॉडल भी क्रिएट कर देख सकते हैं कि वो एक्चुअली है कैसा। जैसे 360 हम लोग उसे रोटेट कर भी देख सकते हैं। उसके बाद उस पर मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये बनने वाला कैसा है, कैसा ये कट वगैरह होने वाला है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में देख लेते हैं पहले से ही, बनने से पहले, राइट। तो उसके बाद एनालिसिस में भी जैसे कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितने देर तक टिकने वाला है, राइट, कितना लोड कैरी वगैरह करने वाला है, तो सभी हम एनालिसिस में भी देख सकते हैं। इसलिए उसमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह है वो हमारी बच जाती है। ऐसे डायरेक्टली अगर समझो जो भी हमारा प्रोडक्ट वगैरह डायरेक्टली लॉन्च किया या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग किया, तो डायरेक्टली हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अगर एरर आया जो भी है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी जाएगी, टाइम भी जाएगा। इसी वजह से जो भी हमारा प्रोडक्ट है पहले उस पर कैड मॉडल तैयार कीजिए, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए और एनालिसिस भी कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट है पहले ही हम सॉफ्टवेयर में रन करते हैं। तो क्रियो एक बहुत पावरफुल मतलब सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग के लिए भी, ड्राफ्टिंग के लिए भी है, और असेंबली के लिए भी है। तो वहाँ पे पैरामेट्रिक मॉडलिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव बात है, तो उस फीचर के बारे में आप क्या बताएंगे, और डायरेक्ट मॉडलिंग और पैरामेट्रिक मॉडलिंग में फ़र्क क्या है ये बताइए। अभी जो भी हम डायमेंशन वगैरह देते हैं, राइट, जैसे कि वो वहाँ पर डायरेक्टली 3D डायमेंशन वगैरह डायरेक्टली हम इंसर्ट कर सकते हैं, या जो भी जैसे कि 2D हमारे जो भी ड्राइंग वगैरह होगी या 3D मॉडल होगा वो डायरेक्टली, जैसे कि 3D मॉडलिंग के जो भी सॉफ्टवेयर है, राइट, जैसे कि क्रियो, कटिया, एनएक्स, राइट, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो क्रियो में हो सकता है वो कटिया में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसा पूछना चाहूँगी कि सॉफ्टवेयर के बारे में तो सब जानना तो चाहते ही हैं, पर सॉफ्टवेयर में सबसे इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर अगर आपको बताना है तो आप क्या बताओगे? तो डायरेक्टली हम अगर एडवांस सॉफ्टवेयर सीख लिया तो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जैसे कि एनएक्स कैड या कटिया वगैरह, क्योंकि उसमें सारे डोमेन दिए हुए हैं, जो भी हम 2D ड्राइंग करते ये भी हम कर सकते हैं, या 3D मॉडल जैसे कि सॉलिडवर्क्स वगैरह, सॉलिडवर्क्स में भी हम क्रिएट करते हैं, ये भी हम एनएक्स में भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा है कि अगर सॉलिडवर्क्स आता है, और सॉलिडवर्क्स तो अभी मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ छोटे कंपोनेंट जो रहते हैं या छोटी असेंबलीज रहती है उसके लिए ज़्यादातर रेफर करते हैं। अगर मल्टीपल मतलब ज़्यादा कंपोनेंट है उसकी असेंबली वगैरह करनी है, क्योंकि सॉलिडवर्क्स एरर स्लो हो जाता है बाद में, क्योंकि ज़्यादा अगर जैसे कि गियर बॉक्स की असेंबली हो या इंजन की असेंबली हो, ज़्यादा कंपोनेंट रहे तो स्लो हो जाता है। अगर यही असेंबली हम एनएक्स में करें या कटिया में करें तो एकदम स्मूथली चलता है ऐसे, क्योंकि वो स्पेशली सरफेसिंग या असेंबली के लिए भी बनाया हुआ है ऐसे। कैड टू कैम में या 3D मॉडलिंग, 3D प्रिंटिंग में हमें स्मूथली मिलता है क्या इंटीग्रेशन? हाँ, मतलब अभी कैड का जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है, हमारा प्रोडक्ट वगैरह है, वो डायरेक्टली जैसे कि 3D प्रिंटिंग का जैसे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली 3D प्रिंट होकर
बन जाता कि जो एक्चुअली मॉडल कैसा है। अभी समझो जो भी हम अभी 3D मॉडल है वो सॉफ्टवेयर में सिर्फ उसे देख सकते हैं 3D मॉडल, तो एक्चुअली 3D प्रिंटिंग में हम 3D प्रिंटिंग बनाकर उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मैन्युअली भी देख सकते हैं। इससे मतलब फायदेमंद है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली हम 3D प्रिंटिंग से। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं वो इंटीग्रेशन के लिए, CAD to CAM इंटीग्रेशन के लिए? डायरेक्टली अलग जो पूरे सॉफ्टवेयर जो है हमारे CAD के वो सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए। तो मैक्सिममली NX CAM और NX CAD ये इंटीग्रेशन बहुत चलता है इसमें। NX CAM और NX CAD से डायरेक्टली हम NX CAM में उसमें डायरेक्टली एक ही सॉफ्टवेयर मतलब कर सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर में हम CAD का भी वर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली हम CAM में भी स्मूथली ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट। बिल्कुल। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर होने की वजह से डायरेक्टली अगर जो भी एरर वगैरह कम आते हैं जी, उससे बिल्कुल। कि जो भी हमने मॉडल बनाया है 3D मॉडल वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में ओपन कर सकते हैं। ऐसे अगर 3D प्रिंटिंग का देखा तो डायरेक्टली हम जैसे कि स्टेप फाइल वगैरह मैंने पहले बोला था, क्योंकि 3D प्रिंटिंग का भी अलग फॉर्मेट रहता। जो भी फॉर्मेट में अगर हमने जो भी हमारे पास मॉडल है उसी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया तो वो रन हो जाएगा। ऐसे मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी कि यही सॉफ्टवेयर यूज़ होना चाहिए या यही सॉफ्टवेयर से अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्सटेंशन किया तो जब हम फाइल ट्रांसफ़र एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं तब थोड़ा सरफेस पे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, सरफेस पे या फिर उसके डायमेंशनिंग पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए ये एक चैलेंज है जब हम ट्रांसफरिंग करते हैं। भले ही हम स्टेप और ये फॉर्मेट यूज़ करें फिर भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके लिए एक चैलेंज जो है, इस चैलेंज के लिए हमें एक ये सुधारना करनी है, तो कैसे करनी? नहीं मतलब अभी जो भी सॉफ्टवेयर है अगर हमने अच्छे से मतलब जो हमारी फाइल है वो अच्छे से एक्सपोर्ट की, जैसे कि स्टेप फाइल वगैरह में, तो वो डायरेक्टली अगर सही से जो हमारी फाइल है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर हम उसमें इंसर्ट करते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ जल्दी कुछ तो मतलब पहले ही हमारा मॉडल वगैरह कुछ तो ख़राब हुआ है, राइट? तो या फीचर वगैरह है उसके डायमेंशन वगैरह चेंज वगैरह हुए तो चेंज ही होकर आ जाएगा। इसीलिए जो भी हम एक्सपोर्ट करते वक्त अच्छे से देख लेना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं या परफेक्ट हुआ या नहीं। और डायरेक्टली जो भी सेकंड जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी इंपोर्ट डायरेक्टली कर सकते हो। उसमें भी डायरेक्टली मतलब सॉफ्टवेयर में वो जाने के बाद ओपन करना पड़ता है। एक और उसमें ऐड करना चाहूँगी कि हम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस फाइल को डम बॉडी बना के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर बाद में दूसरे सॉफ्टवेयर में हम उसे रीजनरेशन पे डाल सकते हैं, सो दैट वहाँ पे कोई भी डिफेक्ट या फिर सरफेस डायमेंशनिंग में इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच रोहित सर, आपके साथ ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच मैम, मुझे भी अच्छा लगा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में बातचीत करने के लिए। I hope guys this podcast session is very helpful and informative for you. मुझे लगता है इस पॉडकास्ट सेशन से आपके मैकेनिकल के और मैकेनिकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और कौन सा आपको और पॉडकास्ट चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप प्लीज़ बताइए, हम ला दें।